हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक्स को टच करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स के 4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अपने आप में व्यापक मीनिंग है। हम उन 4 वर्ड्स की चर्चा करने वाले हैं। ये सिर्फ 4 वर्ड्स नहीं हैं बल्कि इकोनॉमिक में इनका व्यापक मीनिंग है, वो हम देखते हैं। आइए, तो ये वर्ड्स हैं, पहला है इन्फ्लेशन, जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा है डिफ्लेशन, जिसे आप मुद्रा संकुचन कहते हैं। ठीक है। तीसरा है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन को मुद्रा संस्फीति कहते हैं। ठीक है। और चौथा है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन को मुद्रा अविस्फीति कहते हैं, अपस्फीति। देखिए, चारों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। वर्ड्स में तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन अगर इनके मीनिंग्स में हम जाएं तो इनमें कंप्लीटली डिफरेंस पाया जाता है ना। बल्कि ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन इसमें रिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की प्रकृति सेम होती है। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन की प्रकृति सेम होती है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले, वो कैसे होती है। तो आइए हम पहले देखते हैं। पहले नंबर का जो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। सीधा सीधी आप समझिए, महंगाई। ठीक है, महंगाई। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगता है ना, डिमांड होने लगता है तो महंगाई बढ़ जाती है। डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई उस रेशियो में कम हो तो महंगाई बढ़ती है ना। तो जैसे महंगाई जो है ये कैसे कैसे बढ़ती है, मुद्रास्फीति कैसे कैसे आती है, तो मेनली इसके 2 कारण बताए गए हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना। 2 कारण महत्वपूर्ण हैं, और भी कई कारण हैं। पहला है मांग, ठीक है, जब मांग बढ़ जाए, और दूसरा है जब लागत बढ़ जाए। तो देखिए, मांग अगर बढ़ जाए तो इसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, यानी मांग अगर ज़्यादा हो गई तो उसके कारण जो महंगाई बढ़ी, मुद्रास्फीति बढ़े, उसे कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरी है लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी किसी वस्तु को बनाने में अगर लागत बढ़ गया है ना। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है ना, इसमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगे हैं, जैसे इसमें प्लास्टिक है, इंक है। अगर उन सभी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है अगर वो बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हम लागत जनित मुद्रास्फीति। इसे हम कहते हैं मांग जनित यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। तो देखिए, मांग कब बढ़ जाएगा, इसको समझने की हमें मेनली इस चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो हम मुद्रास्फीति को समझ जाएंगे। मांग कब बढ़ जाएगा? महंगाई यानी मांग जो है, जो डिमांड है, मांग कब बढ़ जाएगा? मांग कब बढ़ जाएगा? जब लोगों के पास अतिरिक्त धन आ जाएगा। पब्लिक के पास जब बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा हाथ में तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जब वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अब हम देखेंगे कि ये जो धन है, मांग कब करेंगे? जब धन अधिक आ जाए। और धन कब अधिक आ जाएगा? इसके आने के क्या क्या कारण हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। जिसके कारण में अगर हम थोड़ा सा इसको विस्तार करें तो इसके कारण में लोगों के पास बहुत ज़्यादा मुद्रा कब आ जाती है? जब बहुत ज़्यादा मार्केट में धन सर्कुलेट होने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि पब्लिक के पास मुद्रा आएगी, मुद्रा आपूर्ति अधिक हो जाएगी, जिसके कारण लोग क्या है, डिमांड अधिक करेंगे, और डिमांड अधिक करेंगे तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ेगी। धन कब अधिक आ जाएगा? जब जो है कमर्शियल बैंक्स जो है लोन अधिक बांटेंगे, लोन अधिक बांटेंगे तो लोगों के पास धन अधिक आ जाएगा। इसके और भी बहुत कारण हैं लोगों के पास धन आने के, जैसे सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर दे, बहुत ज़्यादा सार्वजनिक काम कर रही है सरकार, तो इससे भी मार्केट में फ्लो ऑफ मनी अधिक हो जाता है। और भी इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम विस्तार से किसी अन्य वीडियो में जानेंगे, लेकिन इसमें मेनली हम इन चारों में डिफरेंस जानेंगे और ये क्या है बेसिकली हम वो जान लेंगे। तो देखिए, मांग बढ़ गई, ठीक है ना। मांग कब बढ़ेगी? जब लोगों के पास धन अधिक हो जाएगा, रुपया अधिक हो जाएगा, तो डिमांड लोग ज्यादा करेंगे, जिसके कारण क्या होगा? मुद्रास्फीति होगी। एक तो लागत, दूसरी चीज है लागत। लागत यानी लागत जैसे मैंने बताया, रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग रहा है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, अगर वो किराए के स्थान पर है, किराया अगर बढ़ गया, वहां पे कुछ बिजली की भी खपत होती है, अगर बिजली का पर यूनिट रेट अगर बढ़ जाता है तो भी जो है वस्तु की लागत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? वस्तु की लागत बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है।
इसमें देखिए एक चीज़ क्या होता है, धन तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाता है, धन सर्कुलेशन यानी मनी, सप्लाई ऑफ मनी अधिक हो जाता है, लेकिन और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, दो चीज़ें। लेकिन इसमें जो मनी है यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो कम होता है, मूल्य वो गिरता है, मुद्रा का वैल्यू ऑफ द करेंसी ये गिरता है, ये भी चीज़ आप याद रखें। तो मुद्रास्फीति हमने समझ लिया क्या है। मुद्रास्फीति महंगाई है। महंगाई कब बढ़ेगा, जब मांग बढ़ जाए या फिर लागत बढ़ जाए, जब डिमांड बढ़ जाए और या फिर लागत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपाय भी बहुत सारे किए जाते हैं। जैसे इसके उपाय क्या किए जाते हैं, कुछ तो उपाय आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं, कुछ उपाय किए जाते हैं सरकार के द्वारा। देखिए आरबीआई क्या उपाय करती है मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई क्या करती है, देखिए एक होता है रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। तो इन दो रेट्स को, और भी कई रेट हैं बैंक्स के, इन दो रेट को आरबीआई क्या करती है, बढ़ाती है। देखिए समझिए यहाँ पे रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट ऐसा रेट है जिससे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को कर्ज देता है, कर्ज ये देता है। तो कॉमर्शियल बैंक्स को जब ये कर्ज देता है और जिस रेट पर देता है ना, जिस रेट पर कर्ज देता है और उसी रेट पर जो है वो ब्याज वसूलता है। तो अगर ये रेट अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, ये कॉमर्शियल बैंक्स कम कर्ज लेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। तो जब वो कम कर्ज लेंगे तो उनके पास मनी उतना नहीं होगा जिसके कारण वो लोन कम बांटेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स जिसके कारण लोन कम बांटेंगे और लोन कम बांटेंगे तो फ्लो ऑफ मनी मार्केट में कम होगा, फ्लो ऑफ मनी कम होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे और डिमांड जब कम होगा तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई भी कम होगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को जब आरबीआई, ये एक ऐसा रेट है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये एक ऐसा रेट है जिससे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से, है ना, कॉमर्शियल बैंक से कर्ज लेता है, कर्ज लेता है और जिस रेट पे कर्ज लेता है उस रेट पे ब्याज इनको देता है, ठीक है ना। आरबीआई यहाँ पे ब्याज दे रहा है, यहाँ पे क्या है, आरबीआई ब्याज लेता था, यहाँ पे आरबीआई ब्याज देता है, इनको कर्ज लेता है और ब्याज देता है। तो जितना ही ज़्यादा इसका रेट होगा उतना ही ज़्यादा कॉमर्शियल बैंक्स पैसे को आरबीआई में जमा करेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा ब्याज चाहिए। वो इस लालच में जो है, ज़्यादा ब्याज के लालच में पैसा यहाँ पे जमा करेंगे रिवर्स रेपो रेट के तहत ब्याज ज़्यादा लेने के लिए, जिससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स के पास धन उतना नहीं बचेगा जिसके कारण वो जो है ऋण नहीं दे पाएंगे जनता को और जिसके कारण फ्लो ऑफ मनी मार्केट में कम होगा, जिससे महंगाई भी कम होगी। तो देखिए ये हो गया, है ना। अब इसके कारण क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, ये सब तो हो गया कि उपाय क्या है, प्रभाव क्या होता है। इससे देखिए ऋणी जो होता है, ऋणी यानी जो कर्जदार होता है, उसको लाभ होता है। कैसे लाभ होता है, क्योंकि इसमें देखिए मैंने क्या बताया कि वैल्यू ऑफ द करेंसी गिर जाता है। जिससे जैसे अगर कोई आज 20,000 रुपये कर्ज लेता है तो आज से 2 साल के बाद अगर मान लीजिए मुद्रास्फीति हो जाता है तो 20,000 का 2 साल के बाद वो वैल्यू नहीं है। फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा है ना, लोगों के पास मनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मनी है, लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी, जिसके कारण कर्जदार आसानी से 20,000 रुपये फिर दे सकता है, लेकिन इसका वो वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मुद्रास्फीति मेनली है क्या, ये कैसे होती है, मांग बढ़ जाने से, लागत बढ़ जाने से। इसको जो है नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं, ठीक है। कुछ उपाय आरबीआई करती है, कुछ उपाय सरकार करती है। हाँ, सरकार के उपाय हमने नहीं देखा। सरकार क्या करती है, सरकार वेलफेयर में, सार्वजनिक व्यय में जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धन व्यय करती है। उन धनों को सरकार कंट्रोल करने का कोशिश करती है जिससे कि फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा ना हो, मार्केट में धन सर्कुलेट बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि लोगों के पास धन अगर नहीं रहेगा तो वो डिमांड उतना नहीं करेंगे, और डिमांड नहीं करेंगे तो क्या होगा, महंगाई कम होगी। अच्छा, सरकार और उपाय करती है, आपूर्ति बढ़ाती है। देखिए मुद्रास्फीति हुआ ही क्यों था, क्योंकि जितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं था, जितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं था। अगर सरकार क्या करे, आपूर्ति को यानी सप्लाई को बढ़ा दे, है ना, और सेम रेशियो में डिमांड और सप्लाई आ जाएं तो भी महंगाई नहीं होगी। और जो है सरकार इसके और भी बहुत सारे उपाय करती है, जिसे हम जो है एक लॉन्ग वीडियो, अगर मुद्रास्फीति देखिए, मुद्रास्फीति स्वयं में एक ऐसा चैप्टर है जिसे जो है एक क्लास लिया जा सकता है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए इससे इसके कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं, मुद्रास्फीति की क्या क्या प्रभाव हैं, ठीक है ना। प्रभाव
तो एक तो आपने देखा कि कर्जदार को लाभ होता है। अच्छा, मुद्रास्फीति अगर नियंत्रित वे में रहे किसी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था को लाभ भी होता है, लेकिन अगर नियंत्रित वे में रहे तब कैसे लाभ होता है आप ये देखिए। लाभ ऐसे होता है कि जब लोगों के पास धन अधिक आ जाता है, पब्लिक के पास धन अधिक आ गया तो वो क्या कर रहे हैं, डिमांड अधिक कर रहे हैं। अब डिमांड अगर अधिक कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनके लिए ये जो है हौसलेमंद चीज़ होता है। अगर डिमांड अधिक होगा तो वो क्या करेंगे, जो है सप्लाई अधिक देने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो उनको प्रोत्साहन मिलता है प्रोडक्शन में, तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन अधिक करेंगे। और जब प्रोडक्शन अधिक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जो है रोजगार में भी वृद्धि होगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखेंगे और रोजगार इससे बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ही फलती फूलती रहेंगी। तो ये प्रभाव था। ठीक है, अब हम आते हैं, मेनली हमने इन शॉर्ट हमने ये समझ लिया। अब मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन हम देखते हैं, डिफ्लेशन। देखिए, डिफ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन का बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे क्या है, फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है, लोगों के पास धन बहुत कम है ना। लेकिन यहाँ पे मुद्रा संकुचन हो जाता है, यानी मुद्रा संकुचन, देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है ना, डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन, संकुचित हो जाता है मुद्रा लोगों के पास बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रहा है, लोगों के पास धन उतना नहीं है। लेकिन इसमें जो मुद्रा है, मुद्रा की लागत, मुद्रा का जो वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ द करेंसी, वो बढ़ता है। देखिए इसके उल्टा है, यहाँ पे क्या है, मुद्रा बहुत ज़्यादा आपूर्ति हो जा रहा था, यहाँ पे फ्लो ऑफ मनी कम हो गया, आपूर्ति मार्केट में मुद्रा की कम हो गई है। यहाँ पे मुद्रा का मूल्य गिर गया था, यहाँ पे मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी करेंसी वैल्यूएबल हो गई है ना, और बहुत ही रेयर हो गई है, जिसके कारण ये लोगों के हाथ में नहीं है, फ्लो ऑफ मनी नहीं है। अब फ्लो ऑफ मनी अगर नहीं है तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे, जिससे महंगाई भी कम रहेगी, नियंत्रित वे में रहेगी। लेकिन अगर ये फ्लो ऑफ मनी यानी डिफ्लेशन अगर अधिक होता है तो लोगों के पास जो है धन नहीं रहेगा, फ्लो ऑफ मनी कम रहेगा, जिससे लोग डिमांड नहीं करेंगे, कम करेंगे, या फिर नहीं करेंगे अगर डिमांड, तो क्या होगा, वस्तुएं तो मार्केट में आएंगी, सप्लाई तो हो रहा है, लेकिन वस्तुएं बिक नहीं पाएंगी। क्यों, लोगों के पास धन ही नहीं है कि लोग जो है डिमांड करें, खरीदें, जिससे वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं, यानी नहीं बिक पाती हैं, जिसके कारण मार्केट क्या है, अवसाद की स्थिति में चला जाता है। और अवसाद का ही बड़ा स्थिति है मंदी। देखिए मंदी का मतलब क्या है, जब खरीदो फरोख्त बंद हो जाए, तो यहाँ पे खरीदो फरोख्त ही तो बंद हो जा रहा है ना, लेन देन बंद हो जा रहा है। क्यों, फ्लो ऑफ मनी कम है, लोगों के पास धन ही नहीं है कि वो डिमांड करेंगे, कुछ खरीदेंगे, जिससे क्या है, मार्केट में लेन देन की स्थिति को प्रभाव पड़ता है। और लेन देन की स्थिति पर जब प्रभावित होती है तो मार्केट में मंदी की स्थिति आ जाती है ना। एक ऐसी ही मंदी से विश्व गुजर चुका है एक वक्त में, तो मंदी की स्थिति आ जाती है, और इससे बाहर निकलने के लिए भी सरकार उपाय करती है। ठीक है, ये दो चीज़ जब आपने समझ लिया, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, तो आपके लिए रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ही खुद ब खुद होता है, ठीक है, और रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन ये दोनों जो है उपाय किए जाते हैं। कौन से उपाय, तो देखिए इन्फ्लेशन जब हो जाता है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, तो सरकार उसको कंट्रोल करने के उपाय करती है। लोगों के पास धन बहुत ज़्यादा आ जाता है, इन्फ्लेशन में धन बहुत ज़्यादा आ गया तो डिमांड करेंगे, डिमांड करने से महंगाई बढ़ जाती है, तो सरकार क्या करती है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लोगों के हाथ में धन ही ना आए ऐसी व्यवस्था करती है। तो सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो जो प्रयास करती है उसे हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। यानी डिसइन्फ्लेशन के तहत सरकार वो सभी क्रियाक्रम करती है जिससे कि इन्फ्लेशन नियंत्रित रहे, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए जो जो प्रयास किए जाते हैं, प्रयास में क्या क्या किए जाते हैं, जैसे सरकार आरबीआई से जो प्रयास करवाती है, या आरबीआई स्वयं जो प्रयास करती है, ठीक है, और सरकार जो प्रयास करती है सार्वजनिक नीति अपना करके, राजकोषीय नीति के तहत या वित्तीय नीति अपना करके, तो उन सभी प्रयासों को डिसइन्फ्लेशन के तहत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन में क्या है, फ्लो ऑफ मनी कम है,
लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं तो वस्तुएं बिक नहीं पा रही हैं, वस्तुएं बिक नहीं पा रही हैं तो एक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो सरकार क्या मंदी की स्थिति भी चाहती है? ऐसा तो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। तो सरकार खुद चाहती है कि मार्केट क्रियाशील रहे, और क्रियाशील रहेगा तभी एक इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो अब इस मंदी की स्थिति से निकलने के लिए सरकार, है ना, इस डिफ्लेशन से निकलने के लिए सरकार जानबूझ करके कुछ उपाय करती है जिसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। रिफ्लेशन में सरकार वो प्रयास करती है कि जनता के पास अब धन आए। यहाँ पे क्या है, धन नहीं है ना, तो वो प्रयास करती है जिससे कि धन जनता के पास बढ़े, धन जो है जनता के पास आए। इसके तहत सरकार कुछ उपाय करती है, जैसे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर देती है ना। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि अगर होगा तो लोगों के पास धन आएगा, और धन आएगा तो फिर लोग डिमांड करने लगेंगे, जिससे मंदी की स्थिति से निकला जा सकेगा। ठीक है, इसके तहत और भी उपाय होते हैं, जैसे आरबीआई भी उपाय करती है। तो क्या करती है, वहाँ पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई बढ़ा दे रही थी, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को आरबीआई घटाएगी, जिससे क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से कर्ज लेंगे, और ज़्यादा कर्ज लेंगे तो ज़्यादा ऋण बांटेंगे, जिससे फिर फ्लो ऑफ मनी, सर्कुलेशन ऑफ मनी मार्केट में अधिक हो जाएगा। और मार्केट में जब फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलेशन ऑफ मनी अधिक हो जाएगा तो लोग फिर डिमांड करने लगेंगे और मंदी की स्थिति से निकला जा सकेगा। उन्हीं उपाय को कहते हैं रिफ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन की प्रकृति एक जैसी है, दोनों में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, इसमें स्वयं बढ़ती है और अनियंत्रित वे में बढ़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें जानबूझ करके सरकार फ्लो ऑफ मनी बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि मार्केट में डिफ्लेशन हो गया है, और डिफ्लेशन से लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, जिससे मंदी की स्थिति हो गई। और मंदी की स्थिति से निकलने के लिए सरकार रिफ्लेशन करती है जानबूझ करके, ताकि फ्लो ऑफ मनी मार्केट में बढ़े, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़े, लोग डिमांड करें और मंदी की स्थिति से निकला जा सके। इसी तरीके से तो हमने चारों चीज समझ लिया। देखिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन स्वयं होता है, बिल्कुल, ये अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन स्वयं होता है, लेकिन रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन जानबूझ के किया जाता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, वस्तु की कीमत, लागत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोग डिमांड अधिक कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लागत को कम करने के लिए, लोग डिमांड कम करें, उसके तहत कुछ उपाय किए जाते हैं, जिसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। डिफ्लेशन के तहत फ्लो ऑफ मनी घट जाता है ना, और लोग जो है डिमांड नहीं करते हैं, और डिमांड नहीं करते हैं तो वस्तुएं बिक नहीं पाती, जिससे मंदी की स्थिति आती है। और उस मंदी की स्थिति से निकलने के लिए सरकार कुछ उपाय करती है, जिसको रिफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति कहते हैं। सिंपल, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन की प्रकृति एक ही है, दोनों में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, ये स्वयं बढ़ती है, और इसमें सरकार जानबूझ के बढ़ाती है ताकि मंदी की स्थिति से यानी डिफ्लेशन से निकला जा सके। यानी इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन एक ही चीज़ है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन स्वयं होता है और रिफ्लेशन डिफ्लेशन की स्थिति से निकलने के लिए किया जाता है। अब देखिए, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन भी एक ही चीज़ है। जैसे इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन की प्रकृति सेम है ना, इन्फ्लेशन रिफ्लेशन की प्रकृति सेम है, दोनों में फ्लो ऑफ मनी बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन की प्रकृति सेम है, क्योंकि दोनों में जो है ऐसे उपाय, ये तो खुद ब खुद होता है जिससे फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है, लेकिन इसमें जानबूझ के फ्लो ऑफ मनी कम किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन से निकला जा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.